अपने इस ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे हाउ टू ड्रॉ ग्राफ्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस विद इन सेकेंड्स। ठीक है ना। क्यों हमें बहुत तेजी से ड्रॉ करना आना चाहिए? क्योंकि इसकी नीड बहुत जगह होती है। देखिए, जैसे लीनियर इनइक्वेशंस, जिसमें आपको लाइन ड्रॉ करना पड़ता है, लीनियर इनइक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। फिर लीनियर प्रोग्रामिंग में जरूरत पड़ती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फैक्ट है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो आपको लाइन स्ट्रेट लाइंस वाले चैप्टर में बनाना पड़ती है आवश्यकता पड़ने पर। ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें स्ट्रेट लाइंस बनाना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होंगे जिसमें आपको स्ट्रेट लाइंस की नीड होगी और स्ट्रेट लाइंस फटाफट बनाना होगी। जैसे मॉड्यूलस फंक्शन में भी स्ट्रेट लाइन बनाना पड़ती है आपको। वी टाइप के शेप का बनता है, तो आधा पार्ट एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म से आता है, दूसरा आधा दूसरे स्ट्रेट लाइन फॉर्म से। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन में स्ट्रेट लाइंस की जरूरत पड़ेगी, तो आपको स्पीड से बनाना होगा। जो 10th लेवल में आप करते थे वो आप इस तरह से x और y की दो वैल्यूज लेके बनाते थे कि इसकी कुछ वैल्यू ली, फिर इक्वेशन से y निकाल लेते थे, फिर और कोई वैल्यू ली इक्वेशन से, यानी कि 2 पॉइंट आप पता करके बनाते थे। लेकिन अभी हमको 11th लेवल की जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उस फैक्ट का यूज करके बनाना है, ताकि लाइन का सेंस भी हमको समझ में आए कि वो किस कारण से ऐसा हो रहा है। ठीक है ना। तो और स्पीड भी उससे मिलेगी आपको। तो सबसे पहली बात हमें पता है कि एनी लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन। कोई भी लीनियर इक्वेशन एक्स वाई में क्या करता है? स्ट्रेट लाइन बताता है। जैसे कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्या लीनियर इक्वेशन इन x एंड y है। ये हमेशा स्ट्रेट लाइन को बताता है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फैक्ट आप जानते हैं। अब किस फॉर्म को यूज करके हम फटाफट स्ट्रेट लाइन बनाएंगे वो हम समझते हैं। ठीक है। इसमें कंडीशन कभी दोनों केवल x और y ही प्रेजेंट रहेंगे, कभी x और कांस्टेंट प्रेजेंट रहेगा, कभी y और कांस्टेंट प्रेजेंट रहेगा, कभी तीनों भी प्रेजेंट रहेंगे। ऐसी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होगी। तो किस फॉर्म से हम ज्यादातर फॉर्म को ड्रॉ कर लेंगे और रिमेनिंग फॉर्म कैसे करेंगे वो हम समझते हैं। ठीक है। देखिए, अगर लाइन में क्या हो, x, y और कांस्टेंट टर्म तीनों कंटेंट हो, यानी कि इक्वेशन में क्या हो, इफ इक्वेशन कंटेन्स, पहला केस हम देख रहे हैं, इफ equation contains x, y and constant term, यानी कि तीनों कंटेन करता हो, एब्सोल्यूट टर्म भी हो और वेरिएबल्स x, y प्रेजेंट हो। हम एब्सोल्यूट टर्म को कांस्टेंट टर्म भी बोलेंगे। ठीक है ना। जैसे कि आपकी इक्वेशन थी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये ax का कोएफिशिएंट है, by का कोएफिशिएंट, और c को हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट टर्म बोलते हैं या कांस्टेंट टर्म। इनको तो हम कोएफिशिएंट्स बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट टर्म या कांस्टेंट टर्म। तो मैं कांस्टेंट टर्म जब भी कहूं तो आप समझना एब्सोल्यूट टर्म के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है ना। तो अगर इक्वेशन ऐसी हो जो x, y और कांस्टेंट तीनों को कंटेन करती हो, तब क्या करना है आपको? यूज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। यूज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। तीनों चीजें मौजूद हो तो आपको इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करना है। इंटरसेप्ट फॉर्म होता है x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1। तो मीनिंग समझ लेते हैं इसका। न्यूमरेटर में x का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। कुछ नहीं मतलब 1। ऐसे ही y में भी न्यूमरेटर में कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, और राइट साइड 1 होना चाहिए। तब ये जो डिनोमिनेटर होता है, x के नीचे जो क्वांटिटी है ये x इंटरसेप्ट होती है, x इंटरसेप्ट, और ये जो y के नीचे क्वांटिटी होती है क्या होती है? y इंटरसेप्ट होती है। ठीक है ना। तो ये विद प्रॉपर साइन आपको यूज करना है। जिस भी प्रकार की साइन हो a और b की वो आपको यूज करना है। तो देखिए, एक नॉर्मल वे में मैं बना देता हूं इसका।
ये एक्सिस बना लिया आपने और ये लाइन जा रही है यहाँ पर, ये एक्स इंटरसेप्ट है, यानी लाइन एक्स एक्सिस को जहां पर कट करती है ओरिजिन से वहां तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, एक्स इंटरसेप्ट। उसी तरह से वाई एक्सिस को जहां पर लाइन कट करती है ओरिजिन से लेके वहां तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो ये फॉर्म हमको यूज करना है, ठीक है ना। इस फॉर्म से हम फटाफट ड्रॉ करेंगे। आप समझ गए, x का न्यूमरेटर में कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, y का भी न्यूमरेटर में कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, राइट साइड में 1 होना चाहिए, तब इसके डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है वो x और y इंटरसेप्ट है, ठीक है। अब ये एक प्रॉपर साइन है, मतलब अगर a नेगेटिव होता तो फिर ये लाइन इधर से चली जाती और b पॉजिटिव होता तो, और a और b दोनों नेगेटिव होते तो इस तरह से जाती, a नेगेटिव और b नेगेटिव, और a पॉजिटिव होता और b नेगेटिव होता तो लाइन यहां से जाती, ठीक है ना। वो हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा ये फैक्ट, ठीक है। चलिए तो ड्रॉ करते हैं लाइन। मान लो उसने दिया आपको 3x प्लस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो आप इसको इस तरह से मॉडिफाई कर देंगे, x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, फिर इस 15 से डिवाइड करके यहाँ 1 बनाएंगे तो 3x बाय 15 प्लस 5y बाय 15 इज इक्वल टू 1। तो ये 3 5 से 15 गया, ये 5 3 से 15, यानी आपकी इक्वेशन है x बाय 5 प्लस y बाय 3 इज इक्वल टू 1। तो देखिए कोएफिशिएंट 1 बना लिया। अब ये x इंटरसेप्ट है, ये y इंटरसेप्ट है, दोनों पॉजिटिव है, तो सट से आप खींच दीजिए लाइन। यानी जिस तरह से कैमरे से क्लिक होने पर, जिस रफ्तार से कैमरा क्लिक करता फोटो को, उसी रफ्तार से आप बनाएंगे। तो देखिए 5 का इंटरसेप्ट इधर, 3 का, तो सट से आप ऐसे खींच दीजिए, 5 बना दीजिए, ये 3, ये डिस्टेंस पॉजिटिव 5, ये पॉजिटिव 3 है। पूरा कोऑर्डिनेट लिखना है इसका, तो 5 0 लिख दोगे आप, क्योंकि x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, और इसका भी पूरा कोऑर्डिनेट लिखना है तो 0 3 लिख देंगे, क्योंकि y कोऑर्डिनेट y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है 0 होता है। तो ये बन गया आपका, फटाक से आप लाइन बना देंगे, ठीक है। और देखते हैं, सेकंड्स लगेंगे, यानी जितने रेट से क्लिक होता है फोटो उसी रेट से आप ड्रॉ करेंगे। और ये कैसे कैसे काम आएगा आपको ये आगे आप देखेंगे। मान लीजिए आपको इक्वेशन दी 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो आपने ये किया, इसको -5 को इधर शिफ्ट किया, फिर -5 से डिवाइड कर दिया, अब इसको पलट दीजिए क्योंकि कोएफिशिएंट 1 चाहिए, तो x अपॉन -5/2 हो गया, और ये कैंसिल हो चुका है, तो प्लस y अपॉन 5/3 हो गया इज इक्वल टू 1। ये सीधे ज्यादा से ज्यादा इस स्टेप से भी ये सीधे लिखना आना चाहिए, या इस स्टेप से कि हमने नीचे भेजा और इसको पलट दिया, क्योंकि ये पलट के क्या होता है ऊपर ही जाएगा, ये पलट के क्या होता है ऊपर ही जाएगा। तो अब देखिए ये बना दिया आपने लाइन, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये ओरिजिन बना दिया आपने। अब ये नेगेटिव है तो यहां से पहुंचा दीजिए आप, ये आपका -5/2 और ये आपका 5/3, ये लेंथ 5/3 यूनिट है, ये 5/2 यूनिट है। तो ये निकल गई आपकी स्ट्रेट लाइन। नेगेटिव इंटरसेप्ट चाहिए पॉजिटिव, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव किस साइन के साथ आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली कहां से जाएगी लाइन, ठीक है ना। तो फटाक से आप खींच सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं जाना है, ठीक है ना। और देखते हैं, मान लीजिए आपको लाइन की इक्वेशन दी 3x प्लस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये आपने कर लिया, इसको 3x प्लस 5y इज इक्वल टू -7, फिर इसको नीचे भेजा और पलट दिया, तो ये -7/3 हो गया, -7, और फिर ये जो 5 को इसके नीचे पलट दिया इज इक्वल टू 1, और बस ये लाइन खींच दी आपने। देखिए बना दिया आपने x एक्सिस, y एक्सिस और ओरिजिन।
-7/3 मतलब यहाँ पर, और -7/5 मतलब यहाँ पर, तो ये ड्रॉ कर दीजिए। ये आपका -7/3 और ये -7/5 और ये ड्रॉ हो गई लाइन। तो विद इन सेकेंड्स बस इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके इस फॉर्म में जैसे ही आए आप खींच सकते हैं लाइन को। चलिए अगला देखते हैं। मान लो आपको दिया 2x - 3y - 6 = 0, तो आप इसको लिखेंगे 2x - 3y = 6। इस 6 को नीचे भेजा और कट कर दिया, ये -3y/6 = 1, ये x/3 हो गया, और ये प्लस y/-2, इस माइनस को नीचे शिफ्ट कर दिया मैंने क्योंकि ऊपर कोएफिशिएंट +1 रखना है। और ये देखिए ड्रॉ हो गई आपकी लाइन। +3 और नेगेटिव, तो यहाँ पर आ जाएगा -2, ये आ गई। ये 3 इंटरसेप्ट और ये -2 का इंटरसेप्ट, मतलब 2 यूनिट का इंटरसेप्ट लेंथ है, और ये लाइन हो गई आपकी। ठीक है ना, तो फटाक से बनेगा, कहीं कोई आपको समस्या नहीं जाएगी। मान लीजिए आपको दे दिया 2x + y = 1, तो बस 1 ऑलरेडी है, तो बस इसको पलट दीजिए, ये 1/2 हो गया, y के अपॉन में 1 हो गया = 1। 1/2 और 1 का पॉजिटिव है, तो ये किस दिया आपने, ये 1/2 और ये 1 का इंटरसेप्ट लेते हुए फटाक से बनेगा। ठीक है ना, विद इन सेकेंड्स आप ड्रॉ कर सकते हैं लाइन, कहीं कोई समस्या नहीं जाएगी। अब देखते हैं कि अगर इक्वेशन केवल xy टर्म कंटेन करता है तब क्या करना है। If equation contains x and y terms only, तब आपको यूज करना है यूज ओरिजिन पासिंग फॉर्म। अब ओरिजिन पासिंग फॉर्म होता है ये y = mx। ठीक है ना, एक्चुअल में क्या है, जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है y = mx + c, जिसमें आपको पता है ये स्लोप को बताता है और ये y इंटरसेप्ट को बताता है, तो ये जब 0 होता है तो ये फॉर्म आ जाता है y = mx। ठीक है ना, तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का स्पेशल केस है ओरिजिन पासिंग फॉर्म, जिसमें कांस्टेंट टर्म क्या हो गया, एब्सेंट हो गया, एब्सोल्यूट टर्म क्या है, एब्सेंट है। तो मतलब दुनिया का कोई भी कर्व हो, अगर उसमें प्योर कांस्टेंट टर्म यानी एब्सोल्यूट टर्म एब्सेंट हो तो हमेशा वो ओरिजिन से ही जाएगा। दुनिया का कोई भी कर्व हो, अगर 2 डायमेंशनल प्लेन का या 3 डायमेंशनल का भी हो, वो ओरिजिन से जाना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ये m = मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। ये m = होता है tan थीटा, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट और इंटरसेप्ट, यानी आपको क्या रखना है, ग्रेडियंट ऑफ लाइन या ग्रेडियंट, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ लाइन या स्लोप ऑफ लाइन। तो y का कोएफिशिएंट आपको +1 रखना है। अगर x और y की साइड सेपरेटेड फॉर्म में हो और y का कोएफिशिएंट 1 हो, तब x का कोएफिशिएंट क्या होता है, स्लोप कहलाता है, जिसको हम m से लिखते हैं = tan थीटा होता है, जहां पर थीटा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, और ये थीटा लाइज बिटवीन क्लोज्ड 0 डिग्री टू 180 डिग्री ओपन। ठीक है ना, वेयर थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री पर tan थीटा क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है, तो हम उसको ऐसा लिख देते हैं कि थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, और थीटा 90 होता है तो लाइन क्या होती है, पैरेलल टू y एक्सिस होती है। चलिए वो सब हम समझेंगे। तो थीटा लाइज बिटवीन क्लोज 0 टू 180 ओपन। ठीक है ना, अब हमें पता है कि इससे यहां से यहां तक के बीच में एक फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास 0 से 90 और एक सेकंड क्वाड्रेंट अवेलेबल है 90 से 180 तक। तो tan थीटा अगर ये कोएफिशिएंट पॉजिटिव आ रहा है, यानी tan थीटा पॉजिटिव आ रहा है, तो डेफिनेटली थीटा क्या होगा,
थीटा लाइज बिटवीन ओपन 0 से नेगेटिव ओपन हम कह देते हैं, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव की बात कर रहा हूं तो 0 को भी छोड़ना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि tan 0 क्या होता है, 0 होता है। तो अगर tan थीटा पॉजिटिव है तो एंगल क्या होगा, 0 और 90 के बीच का होगा, और अगर tan थीटा नेगेटिव है तो थीटा क्या होगा, 90 और 180 के बीच में होगा, तभी tan थीटा क्या होगा, नेगेटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो देखिए इस बात को हम समझते हैं कि कैसे ड्रॉ करना है। देखिए अगर m पॉजिटिव है, अगर m पॉजिटिव है तो मैंने आपको क्या बताया कि tan थीटा पॉजिटिव है तो एंगल क्या होगा, 0 और 90 के बीच का होगा, तो 0 और 90 के बीच का होगा। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को यूज करते हुए ओरिजिन से पास करना, लाइन इस तरह के फॉर्म की हो जाएगी, क्योंकि एंगल क्या रखना है आपको, 0 और 90 के बीच का रखना है, तो यहां से यहां तक ला सकते हैं आप इस तरह से, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। और अगर m नेगेटिव है, y इज इक्वल टू mx में मैं कहूं कि m क्या है, नेगेटिव है, या अगर आपको माइनस से ही नेगेटिविटी का दर्शन हो पाता हो तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू माइनस mx, तब मेरे को कहना पड़ेगा कि m क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव से क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तब जो लाइन जाएगी हमने बताया था आपको कि tan थीटा नेगेटिव मतलब थीटा क्या है, लाइज बिटवीन 90 टू 180 हो जाएगा थीटा। तो थीटा जब इसके बीच में होगा तो ये 90 से 180, तो लाइन को ऐसे जाना पड़ेगा, यानी कि उसको सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट यूज करते हुए ओरिजिन से जाना होगा, ठीक है ना। तो बस इतना सा आपको ध्यान रखना है कि ओरिजिन से पास करवाना है, फर्स्ट थर्ड से कब ले जाना है और सेकंड फोर्थ से कब ले जाना है। जब ये पॉजिटिव हो तो फर्स्ट थर्ड से, ये नेगेटिव हो तो सेकंड फोर्थ से ले जाइए आप। देखते हैं एग्जांपल से समझ लेते हैं इस बात को। मान लो आपको किसी ने दिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, तो ये 3y इज इक्वल टू हो गया माइनस 2x, और ये कोएफिशिएंट 1 बनाने के हिसाब से आपने यहाँ फेंक दिया। कभी अगर स्लोप की जरूरत हो तो स्लोप भी आपको मिल जाता है, तो आप ऐसा कर लें। तो ये ऐसा फॉर्म हो गया। हमने देखा कि इसमें केवल xy कंटेंट था तो हमने ये कर लिया, y इज इक्वल टू mx फॉर्म में डाइवर्ट कर दिया, और हमने देखा कि m क्या आ रहा है, नेगेटिव है। m कितना है आपका यहाँ पर, -2/3, यानी कि नेगेटिव है। ये देख लिया आपने, x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है। तो आपको पता है कि लाइन कहां से ले जाना है, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से, तो ये लेगा आप, ठीक है ना। चलिए अगर मान लीजिए उसने दे दिया आपको 3x माइनस 7y इज इक्वल टू 0, तो आप 7y को उधर ले गए तो 7y इज इक्वल टू 3x, और इसको भेज दिया नीचे तो y इज इक्वल टू 3/7x। अब जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, तो आप फर्स्ट और थर्ड से पास करवा दो, फटाक से, बिल्कुल क्लिक करने के बराबर है ये फर्स्ट और थर्ड से ओरिजिन से पास करते हुए पहुंचा दीजिए लाइन को, ये हो गया खत्म, ठीक है ना। फिर देखते हैं हम केस 2 था आपका, इसमें इक्वेशन कंटेन्स x एंड y टर्म्स ओनली, ठीक है ना। केस 3 देखते हैं। इफ इक्वेशन कंटेन्स x एंड कांस्टेंट टर्म्स ओनली, x एंड कांस्टेंट टर्म्स ओनली, तब क्या करना है आपको, यानी कि इक्वेशन की फॉर्म क्या होगी, x इज इक्वल टू सी होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब ये c की दो कंडीशन हो सकती है, या तो ये मतलब यहां पर फिर आप ध्यान रखने की ये cos x का कोएफिशिएंट क्या रखना है आपको, +1 रखना है, तब ये c को इधर लिखना है। अगर c पॉजिटिव हुआ
तो x इज इक्वल टू कांस्टेंट क्या होती है, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। पहले मैं इस बात को लिख देता हूं कि आपको ये क्या होती है, ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होती है। x इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगी, ऐसा उल्टा रहता है, x इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो y एक्सिस के पैरेलल, और y इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो x एक्सिस के पैरेलल, ठीक है ना। अब हम कंडीशन में डाल देते हैं कि अगर c क्या हो, पॉजिटिव हो, तो y एक्सिस के पैरेलल बनाना, और c पॉजिटिव इधर होगा तो बस c से जाते हुए आप ये बना दीजिए। और अगर c नेगेटिव हुआ, यानी कि x इज इक्वल टू c में मैं कहूं कि c नेगेटिव है, या ऐसा लिख दूं, किसी किसी को माइनस देखने के बाद ही क्लियर होता है, तो तब मेरे को c क्या कहना पड़ेगा, c को पॉजिटिव कहना पड़ेगा। तो c पॉजिटिव माइनस से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये देखिए लाइन ये बना देंगे आप, ये यहां से निकाल दिया, माइनस c से जाती हुई y एक्सिस के पैरेलल तो रखना ही है आपको, और y एक्सिस के लेफ्ट साइड से चली जाएगी क्योंकि नेगेटिव c यहां पर होगा, ठीक है ना। चलिए एक दो क्वेश्चन से समझ लेते हैं इस बात को। मान लीजिए आपको दिया गया है 2x - 3 = 0, तो आपने इसको इस फॉर्म में कर दिया 2x = 3, तो x = 3/2। तो बस अब आपको कुछ नहीं करना है, देखिए फोटो बन गया। जितने फॉर्म में बता रहा हूँ बस उतने फॉर्म से आपका पूरा काम हो जाएगा। तो 3/2 कहाँ है, यहाँ पर, तो वैसे निकाल दीजिए 3/2 से, खत्म, निकल आएगा, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं, मान लो उसने दे दिया आपको 5x + 7 = 0, ये आपने लिखा -7, तो x = मिल गया -7/5, और ये ड्रॉ कर दी लाइन आपको। देखिए जितना मेरे को एक्सिस खींचने और लाइन बनाने में बस उतने ही सेकंड्स लगेंगे आपको। ये -7/5 कहीं यहाँ पर होगा, यहाँ से निकाल दीजिए, तो ये मार्क कर दीजिए कि -7/5 है। पूरा कोऑर्डिनेट लिखना है, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, तो -7/5 और 0 लिख दोगे आप कोऑर्डिनेट को पूरे को, -7/5 और 0 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। ये बना लिया आपने। फिर देखते हैं अगर चौथा केस, बस ये 4 केसेस से आपका काम हो जाएगा। चौथा केस हम देख रहे हैं, इफ इक्वेशन कंटेन्स y एंड कांस्टेंट टर्म्स ओनली, y एंड कांस्टेंट टर्म्स ओनली, यानी कि y इज इक्वल टू कांस्टेंट, तब लाइन मेरा क्या हो रहा था, पैरेलल टू x एक्सिस होगी, ठीक है ना। इससे सेंस भी आपको समझ में आ रहा है कि ऐसा होने पर ऐसा हो रहा है, वो 2 पॉइंट फॉर्म से आपको वो क्लियरिटी नहीं आ पाती है, ठीक है ना। तो अब फिर हम देखते हैं कि अगर c पॉजिटिव है तो लाइन क्या होगी, ओरिजिन के ऊपर से जाएगी, x एक्सिस के पैरेलल तो रखना है, ये ओरिजिन के मतलब x एक्सिस के ऊपर, यहां पर कहीं पर पॉजिटिव सी मिलेगा। अगर क्या हो y = c, वेयर c क्या हो, नेगेटिव हो, या यूं कहें कि y = -c और c को मैं कह दूं पॉजिटिव, फिर माइनस से मिलकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आपको पता है c क्या है, नेगेटिव है, तो ओरिजिन के x एक्सिस के पैरेलल है लाइन, आप क्या करेंगे, यहां से -c, x एक्सिस के नीचे -c से जाती हुई x एक्सिस के पैरेलल बना दीजिए, ये हो गया आपका। चलिए इस पर एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए किसी ने दिया 2y - 3 = 0, तो आप इसको लिख देंगे y = 3/2, 3 को इधर ले गए, 2 को नीचे भेज दिया। तो x एक्सिस के पैरेलल 3/2 से 3/2 कहां होगा, यहाँ पॉजिटिव ऊपर होगा, तो ये x एक्सिस के ऊपर, ये 3/2 से जाता हुआ बना दीजिए, ये मिल गया आपको। इसी तरह से मान लो किसी ने दिया आपको 5y + 7 = 0,
तो ये आपने लिख दिया y इज इक्वल टू -7/5 -7/5 कहाँ होगा, नीचे होगा x एक्सिस के ओरिजिन से नीचे। ये ड्रॉ कर दिया आपने x एक्सिस के पैरेलल, -7/5 से जाता हुआ। तो इस तरह से आपने देखा कि विद इन सेकेंड्स आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। बस ये 4 केसेस आपको ध्यान रखना है। अब हम कुछ फंक्शंस देख लेते हैं जिसमें स्ट्रेट लाइन सीधे रिक्वायर्ड होती है। देखिए बहुत सारे ऐसे फंक्शन होंगे, मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, और भी बहुत सारे ऐसे फंक्शन होंगे जिसमें स्ट्रेट लाइंस की नीड होगी। तो इसके यूज करके आप बहुत स्पीड से आप किसी भी फंक्शन को ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है ना। अभी यहाँ पर डायरेक्टली जिसमें स्ट्रेट लाइन इन्वॉल्व हो, हम ऐसे कुछ फंक्शंस का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखिए पहला अपना लीनियर फंक्शन, y is equal to fx is equal to ax plus b where a is not equal to 0। तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है, लीनियर फंक्शन कहलाता है। तो डायरेक्ट आप इक्वेट कर लें y is equal to ax plus b, y से डायरेक्ट इक्वेट कर लें तो आपको सीधे दिखने लग जाएगा कि हाँ ये x, y और कांस्टेंट तीनों टर्म कंटेन कर रहा है। इसका मतलब इंटरसेप्ट फॉर्म से हम फटाक से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट एग्जांपल में देखते हैं इसको। मान लीजिए किसी ने दिया y is equal to fx is equal to 2x plus 3। तो आपने y से डायरेक्ट इक्वेट करके इसको लिखा, इसको इधर भेजा तो -2x plus y is equal to 3, ठीक है। इसको इधर भेज दिया, फिर 3 को नीचे भेज दीजिए तो ये x अपॉन -3/2 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1 हो गया। इंटरसेप्ट फॉर्म में डाइवर्ट कर दिया आपने। अभी देखिए -3/2 मतलब यहाँ पर कहीं और +3 यहाँ पर, तो इस तरह से ये लाइन ड्रॉ कर दिया आपने। दिस इज -3/2 एंड दिस इज योर 3। और ठीक है, अब मान लो कभी कभी क्या होगा कि अगर मान लीजिए पहले से ही आपको ग्राफ पता है किसी फंक्शन का और ग्राफ के थ्रू आप डोमेन रेंज लिखना चाहते हैं तो आप शैडो मेथड को यूज कीजिए। ग्राफ की जो x एक्सिस पर शैडो होती है वो क्या होती है, डोमेन होती है, और y एक्सिस पर जो शैडो होती है वो क्या होती है, रेंज होती है। x एक्सिस पर शैडो देखना है तो आप क्या करें, टॉर्च x एक्सिस के परपेंडिकुलर जला दें ऊपर से नीचे से, और y एक्सिस पर शैडो देखना है तो y एक्सिस के परपेंडिकुलर टॉर्च जला दें इधर से और इधर से। तो देखिए मान लो डोमेन लिखना है मेरे को, तो यहां से मैंने टॉर्च जलाई तो ये यहां से लेके यहां तक की पूरी शैडो आ गई इस x एक्सिस पर, और यहां से टॉर्च जलाई ये x एक्सिस पर ये पूरा ये शैडो आ गई। इसका मतलब पूरा x एक्सिस कवर हो गया इस लाइन की शैडो से। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर। ऐसे ही रेंज देखना हो तो हम क्या करें, y एक्सिस के परपेंडिकुलर टॉर्च जलाएं, इधर से जलाई तो देखिए यहां से लेके यहां तक ये पूरी शैडो इस y एक्सिस पर आ गई, और यहां से जैसे ही मैंने जलाई तो ये शैडो पूरी y एक्सिस पर ऊपर आ गई। तो पूरी की पूरी y एक्सिस इस लाइन के शैडो से कवर हो गई। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो गया, रेंज ऑफ फंक्शन भी और रियल नंबर हो गया, ठीक है ना। सो इस तरह से आप लीनियर फंक्शन के ग्राफ फटाक से बना के उसका डोमेन रेंज भी लिख सकते हैं। इसमें डायरेक्टली लाइन इन्वॉल्व थी, ठीक है ना। इसी तरह से आप दूसरा देखिए, ऑड लीनियर फंक्शन, तो उसमें क्या होगा, सिर्फ ये ax होगा, b वाला पार्ट हट जाएगा, ये खाली ax रहेगा। b क्या हो गया, 0 हो गया। जो ax प्लस b था ना लीनियर में, b 0 हो गया तो हट गया, तो खाली ऐसा। तो y से आप इक्वेट करेंगे तो ये क्या हो गया, ax, ठीक है ना। तो अब a पॉजिटिव नेगेटिव से ओरिजिन पासिंग फॉर्म में क्लियरली आपको पता है। तो अगर a आपका पॉजिटिव हो तो आप ओरिजिन से फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से जाती हुई लाइन बना दें। ये फर्स्ट
और थर्ड से जाती हुई ओरिजिन से बनाने अगर ये पॉजिटिव। अब इसका भी मान लीजिए आपको डोमेन रेंज देखना है, तो देखिए यहाँ से टॉर्च जलाया आपने तो इधर की एक्स एक्सिस पर छाया आ गई, और यहाँ से जलाया तो ये पीछे वाली एक्स एक्सिस पर आ गई। इसका मतलब पूरी एक्स एक्सिस इसकी शेडो से कवर हो गई, इसकी छाया से कवर हो गई। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर। और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर जलाई है टॉर्च, यहाँ से जलाया तो ये ओरिजिन से ऊपर ऊपर का पार्ट पूरा ये कवर कर गया, यहाँ से जलाया तो ओरिजिन से नीचे वाला पूरा पार्ट कवर हो गया, यानी कि पूरी की पूरी वाई एक्सिस कवर हो गई। तो रेंज ऑफ फंक्शन में क्या हो गया, ऑल रियल नंबर। ए नेगेटिव होता आपका, मान लीजिए ए नेगेटिव होता तो आप सेकंड और फोर्थ से पास करवा देते इसको, ओरिजिन से जाती हुई सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से होती है ऐसे निकाल देते, तब भी यही डोमेन रेंज आ जाएगा आपका। ठीक है ना, तो ये ऑड लीनियर फंक्शन हो गया आपका। ऐसे ही हम देख लेते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, तीसरा फंक्शन हम देख लेते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो हमें पता है y से इक्वेट किया तो ये y इज इक्वल टू एक्स हो गया, यानी कोएफिशिएंट क्या है +1। +1 का मतलब है कि m जो है आपका tan थीटा वो क्या है 1 है, तो थीटा क्या हो जाएगा 45 डिग्री। हमें पता है ये कोएफिशिएंट +1 है, तो हमको क्या करना है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से जाता हुआ बना देना, बस ये हो गया आपकी लाइन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिखाना है तो 45 डिग्री आप दिखा सकते हैं। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में मेड एंगल, वो क्या होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, वही थीटा होता है आपका। तो आप ऐसे दिखा भी सकते हैं। अब फिर देखो यहां से टॉर्च जलाई तो ये पूरी शैडो कवर, यहां से जलाई तो ये पूरी शैडो कवर, यानी कि पूरी एक्स एक्सिस कवर। डोमेन ऑफ फंक्शन हो गया ऑल रियल नंबर। और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर जलाओ टॉर्च तो ये आया शैडो, इधर से जलाई तो ये आया, यानी कि पूरी वाई एक्सिस कवर हो गई। तो रेंज ऑफ फंक्शन में क्या हो गया, ऑल रियल नंबर हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से आप आइडेंटिटी फंक्शन को ड्रॉ कर लिया आपने। ये भी स्ट्रेट लाइन थी, सीधे आपने उन फॉर्म का यूज किया। फिर देख लेते हैं एक लास्ट कांस्टेंट फंक्शन। ये जो हमने फंक्शन देखे इनमें डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन इन्वॉल्व है, बाकी और जो फंक्शन होंगे मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो उसको डिफाइन करेंगे तो उसका जो डिफाइंड फॉर्मेट आएगा उसमें आपको दिखेगा कि वो स्ट्रेट लाइन है। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू सी, तो ये हो गया आपका कांस्टेंट फंक्शन। डायरेक्ट इक्वेट किया और सीधे दिख गया कि y और कांस्टेंट टर्म में तो x एक्सिस के पैरेलल है। अब अगर c आपका पॉजिटिव है तो ये x एक्सिस के पैरेलल ऊपर से प्लस c से जाती हुई लाइन मिल गई आपको। y इज इक्वल टू कांस्टेंट क्या होती है, x एक्सिस के पैरेलल, और c आपका नेगेटिव है तब भी x एक्सिस के पैरेलल बनाना है, तब ये नीचे से चली जाएगी तो माइनस सी, या c ही हमने लिखा, मान लीजिए y इज इक्वल टू सी ही लिखा है और c को स्मॉलर देन 0 बताई ना, तो यहाँ पर माइनस सी में लिख के c लिख दीजिए आप, क्योंकि ये c अपने आप में क्या है नेगेटिव है, स्मॉलर देन 0 क्या है। तो ये x एक्सिस के पैरेलल ओरिजिन से नीचे नेगेटिव टर्म मिलेंगे, यहाँ से आपने ये पैरेलल ड्रॉ कर दी। तो इस तरह से आपने कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ बना लिया। ठीक है ना, चाहे इसमें देखें चाहे इसमें डोमेन देखना है आप, तो क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ से जैसे टॉर्च जलाई आपने तो ये पूरा का पूरा शेडो आ गया एक्स एक्सिस पर, इसलिए डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर। और जब आपको रेंज देखना है तो आप वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर टॉर्च जलाएंगे, तो यहाँ से टॉर्च जलाई तो ये पूरा इसका शेडो सिर्फ एक पॉइंट मिला, इधर से जलाई तो इस पूरी लाइन का शेडो एक पॉइंट मिला। ठीक है ना, तो केवल एक डिस्क्रीट एलिमेंट c इसका रेंज है, तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो गया, एक डिस्क्रीट एलिमेंट सिंगल एलिमेंट
सी आपका रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो इस तरह से कुछ ऐसे फंक्शंस मैंने आपको दिखाए जिसमें डायरेक्टली लाइन इन्वॉल्व थी, तो आप सीधे उनको ड्रॉ कर सकते हैं। अब क्या होगा कि जब लाइन का सेंस आपको इस तरह से समझ में आ गया, तो जब फिजिक्स में भी आप काइनेमेटिक्स में 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन मोशन में और भी बहुत सारे टॉपिक होंगे फिजिक्स में, वहां पर भी जब आपको जरूरत होगी ग्राफ बनाने की, तो उसका सेंस पता होने से क्या होगा, पूरी क्लैरिटी से आप धड़ाधड़ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से आपका इसका यूटिलाइजेशन फिजिक्स में भी हो जाएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले किसी टॉपिक के साथ।